नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज यह नीट जेआरएफ से संबंधित हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा उमंग और उत्साह आ जाए हमारे अंदर। तो चलिए, बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी 50वां क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी 50वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें दिया क्या गया है, सूची 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आंदोलन। सूची 1 है शिव कुमार मिश्र, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, डी है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूची बी में है शिव कुमार मिश्र एक, दूसरे में रामचंद्र तिवारी, तीसरे में रामविलास शर्मा, चौथे में रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर सी सही है। आंसर इसका सी सही है। तो यानी क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा लिखे हैं, मिलान किया हुआ है। दूसरे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीसरे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश ग्रंथकार हैं रामचंद्र तिवारी। तीसरे में है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव कुमार मिश्र। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, धरती कौन होता है, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता। धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, सी दिग्विजय और मीनाक्षी, डी मिर्जा खुर्शीद और राय साहब। ऑप्शन बी यानी यह वाद विवाद जो है गोविंदी और मेहता के बीच है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सी देखते हैं। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऑप्शन ए, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन बी, कृष्ण की रासलीला और अनप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। सी, इसकी रचना रास पंचाध्यायी 16 छंदों में लिखी गई है। डी, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। तो इसमें जो है नंददास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में क्या लिखा हुआ है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का इनकी अनप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है, ये भी सही है। इसकी यानी हमारा ए और बी आंसर होगा। हमारा आंसर ए और बी यही होगा। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है क्योंकि रास पंचाध्यायी जो है 16 छंद में लिखी गई है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नंददास के बारे में सॉरी तो व्याख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है मूक साल पालाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें धंस न पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काम पंक्तियों का आशय है। ए ऑप्शन है जंगल घना और भयावह है। बी ऑप्शन जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। डी ऑप्शन यह जंगल केवल योगी यात्रियों के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी है, यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या दिया है, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, झूठा सच, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ए ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। बी ऑप्शन विभाजन की भयोत्पादक आशंका। सी ऑप्शन शहरी जीवन की विसंगतियां। डी ऑप्शन सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। आइए देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल बी डी, दूसरा ऑप्शन केवल ए बी, तीसरा ऑप्शन केवल सी बी, चौथा ऑप्शन केवल ए सी। तो हमारा आंसर ए होगा, हमारा आंसर ए सही है। ग्रामीण, हाँ तो इसमें विभाजन की भयोत्पादक आशंका है और डी सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। तो आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी भव बाधा हरो दोहे में उपयुक्त, दोहे में उपयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं। इसका पूरा दोहा है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। तो इसी यही जो झाई है इसी झाई के विषय में पूछ रहा है कि इसका झाई का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए परछाई है, ऑप्शन बी झलक है, ऑप्शन सी मुस्कान है, ऑप्शन डी दृष्ट है। तो आइए नीचे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए बी, ऑप्शन बी केवल ए सी, ऑप्शन डी केवल बी सी, ऑप्शन डी केवल सी डी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, ए सही है, यानी परछाई और झलक। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए, सूची 1 में क्या क्या दिया गया है। ए औपम्य गर्भ, बी सादृश्य मूलक, सी विरोध गर्भ, डी श्रृंखला मूलक। सूची 2 में क्या दिया गया है, विभावना दिया गया है, एकावली दिया गया है, उत्प्रेक्षा दिया गया है, व्यतिरेक दिया गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी औपम्य, औपम्य गर्भ का होगा, व्यतिरेक होगा, औपम्य गर्भ का व्यतिरेक होगा, सादृश्य मूलक का होगा, उत्प्रेक्षा होगा सादृश्य मूलक का, विरोध गर्भ का होगा, विभावना होगा और श्रृंखला मूलक का होगा, एकावली होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही था। आगे चलते हैं, मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है। अजय की डायरी, एक साहित्य की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी। इसमें से क्या पूछा है, मुक्तिबोध की डायरी क्या है, तो मुक्तिबोध की डायरी है एक साहित्य की डायरी। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की डायरी की रचना है, जबकि प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का डायरी विधा की रचना है, जबकि अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। जो अजय की डायरी है डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। ए डॉक्टर देवराज के अन्य उपन्यास हैं, पथ की खोज है, बाहर भीतर है, रोड़े और पत्थर है, वे और आप हैं, दोहरी आग की लपट है। आइए हम आगे चलते हैं, इसमें से हमारा आंसर बी हुआ, मुक्तिबोध की डायरी क्या है, एक साहित्य की डायरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है।
यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन एक है पूर्वा है, ऑप्शन बी है उर्वशी है, ऑप्शन सी है औशीनरी है, ऑप्शन डी है महश्चौन है। उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी उर्वशी। यह देव भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? उर्वशी का है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं आनंद कादम्बनी, ऑप्शन ए आनंद कादम्बनी, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी भरत मित्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन ए केवल ए बी केवल बी सी केवल सी डी केवल बी और डी। तो ऑप्शन हमारा डी हुआ, यानी बी और डी। श्री शंभू के चिट्ठे जो पत्रिका है वो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वह पत्रिका भारत मित्र थी। तो आइए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। कलकत्ता तथा भारत की शिव शंभू के चिट्ठे में संबंधित है। बालमुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से सन 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका में श्री शंभू के चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, मतलब जो इनका श्री शंभू चिट्ठे है उसमें केवल लॉर्ड कर्जन पर इन्होंने व्यंग किए थे। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। अगला आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। ऑप्शन छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए में छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बी छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। सी छायावाद में रचनाएं अन्योक्त पद्धति पर नहीं की जाती। डी ऑप्शन व्यंजना पद्धति का प्रागल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए बी, ऑप्शन बी केवल ए सी, ऑप्शन सी केवल बी सी, ऑप्शन डी केवल सी डी। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए केवल ए बी, यानी छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। ऑप्शन बी छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? क्या पूछा है? 61वां क्वेश्चन देखते हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? जूठन, मुर्दहिया, सी अपने अपने पिंजरे, डी मेरी पत्नी और भेड़िया। तो ऑप्शन हमारा बी मुर्दहिया तुलसीराम। तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में है। पहली मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुई और मर्डकारिका 2013 में। तो आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? तो ऑप्शन ए एक कहानी यह भी, ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन सी अन्य से अनन्या, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। तो इसमें से हमें क्या पूछा है? आत्मकथा पूछा है, आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा नहीं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल सी और डी, ऑप्शन डी केवल बी और डी। तो हमारा ऑप्शन जो है डी हुआ, यानी केवल बी और डी। बी और डी में क्या है? तो ए जो हमारा बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। तो आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक द्वंद्व है, ऑप्शन बी वैवाह संधि है, ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा है, ऑप्शन डी अनमेल विवाह है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए बी, ऑप्शन बी केवल बी सी, ऑप्शन सी केवल बी और डी, ऑप्शन डी केवल सी और डी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल सी हुआ, यानी बी और डी। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं वैवाह संधि और अनमेल विवाह।
तो आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कविता। आगे देखते हैं, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए इजरा पाउंड, ऑप्शन बी क्लिंथ ब्रुक्स, ऑप्शन सी जॉन डन, ऑप्शन डी हाइडेगर। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, क्लिंथ ब्रुक्स। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे क्या हमारा? जहि पंखी के नियर होई, जहि पंखी के नियर होई, कहे बिरह कई बात, सोई पंखी जाय जय, सोई पंखी जाय जर तरिवर होय निपात। बहुत ही अच्छा दो है, फिर से एक बार देखते हैं। जहि पंखी के नियर होई, कहे बिरह कई बात, सोई पंखी जाय जर तरवर होय निपात। इस दोहे में अत्युक्त है, लेकिन यह ऑप्शन ए संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में, ऑप्शन बी परिणाम निर्देश के रूप में, ऑप्शन सी केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए, ऑप्शन डी अभिधायात्मक अर्थ बोध के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? यानी अमृतलाल नागर द्वारा कौन सी रचना नहीं है? बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। यानी क्या पूछा है? अमृतलाल द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, अर्धनारीश्वर जो रचना है यह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। तो आइए आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। यहाँ पे जो है आर्थिक है, ये हमारा शब्द आर्थिक है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ऑप्शन ए राजा निर्वसिया, ऑप्शन बी नीली झील, ऑप्शन सी सफेद तितलियां, ऑप्शन डी सीने का दर्द। तो ऑप्शन ए हमारा होगा राजा निर्वसिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यानी उपन्यासों का सही क्रम निर्धारित करना है। देखते हैं उपन्यासों का सही कौन कौन से उपन्यास हैं। ए निस्सहाय हिंदू, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी की कहानी, डी न्यूटन ब्रह्मचारी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी सी बी डी ए, ऑप्शन सी बी सी ए डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में डी ए सी ए। इसमें से जो पहले क्रमांक पर आएगा वह आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त 1870 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा। फिर इसके बाद आएगा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 ईस्वी में। तो अगर आगे जो है न्यूटन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट 1886 ईस्वी में, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास 1890 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए क्या है? कार्ल मार्क्स का मानना है कि रूप कार्ल कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है।
कारण आर, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो देखते हैं क्या इसमें सही है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवाद सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए स्वप्न, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी दर्शन। हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा सी सही है। तो इसमें पहले क्या होगा? पहले स्वप्न होगा, फिर दूसरे पे बी निर्वेद्य होगा, फिर उ संघर्ष होगा, फिर निर्वेद्य होगा, फिर दर्शन होगा। तो यानी कमानी में कुल 15 सर्ग हैं। कमानी जयशंकर प्रसाद की कृति है। यह 1935 ईस्वी में लिखी गई। तो इसके 15 सर्ग आइए हम देख लेते हैं। पहला सर्ग है चिंता है, दूसरा सर्ग आशा है, तीसरा सर्ग श्रद्धा है, चौथा सर्ग काम है, पांचवा सर्ग वासना है, छठा सर्ग लज्जा है, सातवां सर्ग कर्म है, आठवां सर्ग ईर्ष्या है, नौवां सर्ग ईरा है, दसवां सर्ग स्वप्न है, ग्यारहवां सर्ग संघर्ष है, बारहवां सर्ग सर्ग निर्वेद्य है, तेरहवां सर्ग दर्शन है, चौदहवां सर्ग रहस्य, 15वां सर्ग आनंद है। तो आचार्य शांत प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। बहुत पूछा जाता है छायावाद का उपनिषद, छायावाद को कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांत प्रिय द्विवेदी। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, विजय निम्नलिखित में से देवसेना के कथन हैं। मतलब इसमें देवसेना क्या कही, देवसेना के कथन को छापना है। पहला क्या है? विजय का क्षणिक उल्लास विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, पवित्रता की माप है मलिनता, मुख का आलोचक है दुख, पूर्ण की कसौटी है पाप। विजया अशोक के विजया का संबोधन है। विजया अशोक के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। आगे ऑप्शन सी है, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। आगे चौथा ऑप्शन देखते हैं, डी, ऐसा जीवन ऐसा जीवन तो विडंबना है ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है हमारा। ऑप्शन केवल ए बी, ऑप्शन केवल बी सी, ऑप्शन केवल ए सी, आप डी है केवल बी डी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी बी और सी। बी और सी हमारा ऑप्शन सही है। तो बी और सी में हमारा क्या देखते हैं? देवसेना कथन क्या है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी। ये दोनों कथन जो है देवसेना के हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है,
रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है, यानी नंददास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इसमें हमारा ऑप्शन जो है ये सही है। ये सही है, यानी पहले जो है सूरदास आएंगे, दूसरे पे नंददास आएंगे, तीसरे पे जो है कृष्णदास आएंगे, चौथे पे परमानंद दास आएंगे। तो आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। पहले पे सूरदास हैं, दूसरे पे नंददास हैं, यहाँ देखते हैं, हाँ दूसरे पे नंददास हैं, तीसरे पे कृष्णदास हैं, चौथे पे परमानंद दास हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम पहले पे सूरदास हैं, दूसरे पे नंददास हैं, तीसरे पे कृष्णदास हैं, चौथे पे परमानंद दास हैं, पांचवें पे कुंभन दास हैं, छठे पे चतुर्भुज दास हैं, सातवें पे क्षीर स्वामी है, आठवें पे गोविंद स्वामी है। यहाँ पे जो मोबिंद लिखा है गोविंद स्वामी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है। ए सांप्रदायिक सौमनस्य, बी बाल मनोवैज्ञानिक, सी मातृवात्सल, डी राजनीतिक चेतना। इसका ऑप्शन होगा बी और सी, यानी आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन है केवल डी, यानी बी और सी। बी और सी में क्या है? बाल मनोविज्ञान तथा मातृवात्सलता व्यक्त हुआ है। तो आगे देखते हैं, यानी इसमें क्या है? बी और सी है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? बाल मनोवैज्ञानिक और मातृवात्सलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव सामनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मृतप्राय और प्रव्रजित था। बी वह पर स्त्रीगामी था। सी वह जीवन से उदासीन था। डी वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है, यानी पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव सामने पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले सूची में क्या है? शेखर है, सिलिया है, जयदेवपुरी है, बाणभट्ट है। तीसरी सूची में क्या है? निपुणिका है। दूसरी सूची में निपुणिका है, तारा है, माता दीन है, सरस्वती। इसका मिलान करना है। तो शेखर जो है सरस्वती से है, शेखर सरस्वती से, सिलिया माता दीन, जयदेवपुरी, तारा, बाणभट्ट, निपुणिका। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन ए क्या है? डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, यानी डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण देखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो इसमें से क्या ऑप्शन हमारा सही हो रहा है? ऑप्शन सी, यानी ए सही है, आर सही नहीं है। तो देखते हैं।
डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण आर, क्योंकि मनुष्य सृष्टि है। कारण की वह ईश्वर की सृष्टि का निर्माता है। उपयुक्त कथन के आलोचक में ए सही है, आर सही नहीं है। तो आगे आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भोला राम का जीव कहानी के विषय हैं। भोला राम का जीव कहानी के विषय हैं। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार की पक्षधरता, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार का अनुकरण अनावरण, ऑप्शन सी सदाचार का निषेध, ऑप्शन डी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ए केवल बी डी, बी केवल ए बी, सी केवल बी सी, डी केवल सी डी। तो ऑप्शन ए हमारा है केवल बी डी, यानी भ्रष्टाचार की पक्षधरता और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि सही अनुक्रम है, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखना है कि रचनाओं का सही क्रमांक करना है। तो पहला ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज, बी ब्योमकेश दरवेश, सी शांत निकेतन से शिवालिक तक, डी साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन हमारा सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। पहला है शांत निकेतन से शिवालिक तक 1967 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। दूसरा है दूसरी परंपरा की खोज 1967 में नामवर सिंह। तीसरा है साहित्यकार और चिंतक 1997 राममूर्ति त्रिपाठी। चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्योमकेश दरवेश 2010 में विश्वनाथ त्रिपाठी। ब्योमकेश दरवेश जो है विश्व हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो है लिखा गया है, ये 2010 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है? ए रामायण का समय, बी बंधुत्व किसे कहते हैं, सी अब मैं नाचो बहुत गोपाल, डी रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, रामायण का समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। पहला क्या है? मुक्त शिक्षा, बी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इसमें से देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन केवल ए बी, बी केवल बी डी, सी केवल ए सी, डी केवल बी सी। इसमें हमारा ऑप्शन बी है, यानी बी और डी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना व्यक्त हुई है, और डी क्या है? कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने ऑप्शन ए संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, ऑप्शन बी अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, ऑप्शन सी संस्कृत पद्य मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, ऑप्शन डी देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो हमारा 82वां क्वेश्चन क्या है आज का, जो है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने जो है ऑप्शन सी हमारा सही है, संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा अति राजत कर करि प्रतिपद प्रतिमान्य वसुधा कमल बैठकी साजति। उपर्युक्त का पंक्तियां किसकी हैं? अच्छा पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा ऑप्शन सूरदास, चौथा ऑप्शन कबीरदास। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सी, यानी सूरदास। क्या है फिर से देखते हैं। फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा अति राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। तो सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिया सीजन है? कार्ल मार्क्स, राल्फ फॉक्स, एडला सार्त्र। आइए आंसर देखते हैं हम इसमें। ऑप्शन इसका डी है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्सिया सीजन 1960 ईस्वी में, बीइंग एंड नथिंग 1943 ईस्वी में। सार्थ की पुस्तक का नाम है यानी सार्थ की पुस्तक है, जबकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। आगे देखते हैं हम। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए शरत चंद्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी माइकल मधुसूदन। तो आवारा मसीहा शरत चंद्र पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए कथानक, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी पद योजना। इसमें हमारा ऑप्शन सी है, यानी केवल ए बी सी डी चारों एक ही तरीके से सही अनुक्रम में है, यानी पहले कथानक होगा, फिर चरित्र होगा, फिर विचार होंगे, फिर पद योजना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देवगिरी अगला क्वेश्चन हमारा, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ए रेवा तट पर मृगया के लिए, बी रेवा नदी में नौका विहार के लिए, सी गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, डी मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही है? ए यानी रेवा तट पर मृगया के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पश्चात आलोचक हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी टी.एस. एलियट। तो ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ऑप्शन बी हिंदी जाति का साहित्य, ऑप्शन सी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। इनका क्रम निर्धारित करना है। तो जैसे कि इसमें तारांकित है, क्वेश्चन को गलत माना गया है। इसमें देख लेते हैं पहले पे क्या है व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी में, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी में, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में। तो इसका मिलान यही होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ऑप्शन ए में सूची 1 में ऑप्शन ए है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है विद्यानिवास मिश्र। तो ऑप्शन सूची 2 में ऑप्शन एक क्या है? फागुन द्विवेदिना, मेरी दूसरा है मेरी जन्मभूमि, तीसरा है कवि और कविता, चौथा है जाति संगीत। इसमें हमारा ऑप्शन सी है, यानी पहला भारतेंद्र हरिश्चंद्र जाति संगीत, यानी मिलान भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जाति संगीत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मिलान कवि और कविता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि है। विद्यानिवास मिश्र फागुन द्विवेदिना। तो आइए आज हम गद्य देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 91 से 95 के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो देखते हैं हम। साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश और पाताल का अंतर हो, वह दुनिया बाह्य सामंजस्य नहीं कही जा
सकती और इसलिए वह सुंदर भी नहीं है। इसी बाह्य असुंदरता के डूह में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना हमें नहीं हो सकती। हमें उस बाह्य असौंदर्य को देखना ही पड़ेगा। निरत्र निर्वासन जनता के बीच खड़े आप परियों के सौंदर्य लोक की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य सुंदर का उपासक है, इसलिए साहित्य असामंजस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा। अशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होगा, भय और ग्लानि से लड़ना होगा। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता। सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि इसी में से खोज करके हमें अपने क्वेश्चन को आंसर देना होता है। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सुंदर दुनिया का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सुंदर दुनिया का अभिप्राय हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में असुंदर की अनदेखी और सुंदर का प्रदर्शन, बी में विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना, सी में अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित और छोटे बड़े को एक जैसे बनाना, डी में दुनिया की बाह्य विषमताओं को समाप्त करके समरसता स्थापित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी सुंदर दुनिया का अभिप्राय है विषमता को कम करके बाह्य परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सौंदर्य की सृष्टि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना, बी है अपनी रचना में धूल मिट्टी के गुणों का वर्णन करना, सी में है रचनाकार का अपने पर्यावरण से असंपृक्त होना, डी ऑप्शन है रचनाकार का असुंदर को जड़ से न मिटाना। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, ए सही है। सौंदर्य की सृष्टि के लिए आवश्यक है अपने भूखंड और उसकी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना, यही हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए अशिक्षा कुशिक्षा और भय ग्लानि से लड़ने के लिए प्रेरित करना, बी बाहरी असुंदरता पर पर्दा डालकर सौंदर्य लोक का अवतरण करना, सी ऑप्शन भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाह्य सामंजस्य स्थापित करना, डी ऑप्शन निरंतर निर्वसन और अशिक्षित कुशिक्षित जनता की समस्याओं की उपेक्षा करना। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी क्या कहा है कि उपर्युक्त अवतरण के आधार पर साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए भूखी और अभावग्रस्त जनता के साथ खड़े होकर समाज में बाह्य सामंजस्य स्थापित करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त मतलब ये जो हमारा पद्यांश है, ये पद्यांश है, इसी पद्यांश में हमको अपना प्रश्न देखकर इसी में से अपना आंसर ढूंढना होता है। आइए आगे चलते हैं। उपर्युक्त अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। ए हमारे देश का अंतर्बाह्य अत्यंत प्रीतिकर है, बी हमारा देश इसलिए महान है कि वह अंदर बाहर से प्रीतिकर है, सी आँख आँख और कान को अच्छा न लगने के बावजूद बौद्धिक दृष्टि से हमारा देश प्रीतिकर है, ऑप्शन डी आंतरिक दृष्टि से हमारा देश प्रोज्वल है किंतु बाह्य रूप से अप्रीतिकर है। तो यही हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता, यानी सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता का अभिप्राय है। ऑप्शन ए असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता है, ऑप्शन बी सुंदरता और असुंदरता दोनों विरोधी गुण हैं, दोनों में कभी मेल नहीं हो सकता, ऑप्शन सी सुंदर बनने के लिए असुंदर को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है, ऑप्शन डी सुंदरता और असुंदरता को अक्षुण्ण रखते हुए मध्यम मार्ग अपनाना। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही है, यानी असुंदर को कम किए बिना सुंदर नहीं हुआ जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन एक और गद्यांश है। एक और गद्यांश है।
इसमें देखते हैं क्या है। निम्नलिखित अवतरण ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न 96 से 100 के उत्तर दिए गए हैं। विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं होता और न उसकी परिस्थितियों में कोई अंतर ही आता है, परंतु इसके विपरीत स्त्री के लिए विवाह मानो एक परिचित संसार छोड़कर नवीन संसार में जाना है, जहाँ उसका जीवन सर्वथा नवीन होगा। पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते हैं। वह अनुदार न होने पर भी शिक्षिता पत्नी के परिचित मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख पाता। साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों से स्त्री को अवकाश रहता है। संयुक्त कुटुंब न होने से बड़े परिवार के प्रबंध की उलझनें भी नहीं घेरे रहती। उसके लिए पुरुष मित्र वर्ज्य हैं और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षित स्त्रियां कम मिलती हैं। अतः एक विचित्र अभाव का उसे बोध होने लगता है। कभी कभी पति के आने जाने जैसी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त भी हो उठती है। अच्छी गृहिणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना होता, परंतु यह छोटा सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं भर पाता। तो आइए देखते हैं इस गद्य का उदाहरण आंसर क्या है। प्रश्न है अगला प्रश्न, इसमें से जो 5 प्रश्न है इसी में से प्रश्न देंगे, इसी में से हमको उत्तर छांटना है। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, विवाह से पुरुष की दिनचर्या में काफी बदलाव आ जाता है क्योंकि घर से पत्नी आ जाती है, बिल्कुल नहीं। बी, विवाह से पुरुष के कर्तव्य में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है क्योंकि पत्नी का ध्यान उन पर नहीं रहता, बिल्कुल गलत है। सी, विवाह से पुरुष को अपने मित्रों की संख्या कम करनी पड़ती है क्योंकि उसे पत्नी का विशेष ध्यान रखना होता है, बिल्कुल गलत है। डी, उदार होने पर भी विवाह से पुरुष अपनी शिक्षित पत्नी के परिचित मित्रों के अभाव को महसूस नहीं कर पाता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर सही कथन है। ए, विवाह से पुरुष को बहुत कुछ जोड़ना और छोड़ना पड़ता है। बी ऑप्शन, विवाह से पुरुष की परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रह जाती, उसमें बड़ा भारी अंतर आ जाता है। सी ऑप्शन, विवाह से पुरुष अपने घर परिवार में रहता है, उसकी परिस्थिति में खास फर्क नहीं पड़ता। डी ऑप्शन, विवाह से पुरुष बंधनों से ऐसे जकड़ जाता है कि उसे पहले जैसे आजादी नसीब नहीं होती। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, स्त्री के बड़े से बड़े अभाव को सास ससुर के प्रति उसका कर्तव्य पालन पूरा नहीं कर पाता है। बी, स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता। सी, स्त्री बड़े अभाव को अपने माता पिता की इच्छा को आदर आज्ञा का पालन पूरा नहीं कर पाता है। डी, स्त्री के बड़े अभाव को अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम और कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी स्त्री के बड़े अभाव को पति की इच्छा पूर्ति और उसके प्रति कर्तव्य निर्वाह पूरा नहीं कर पाता। यही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन है। पहला, विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार का सदस्य बना देता है जिससे वह पहले से परिचित होती है। बी, ये तो बिल्कुल गलत है, पहले से परिचित नहीं रहती। बी, विवाह स्त्री को एक ऐसा घर परिवार में ले जाता है जहां उसको कोई नवीन अनुभव नहीं होता, यह भी गलत है। सी, विवाह स्त्री को उसके चिर परिचित घर परिवार को छोड़कर एक दूसरे घर परिवार में ले जाकर उसके जीवन को नए अनुभव से संपन्न करता है, बिल्कुल सही है। विवाह डी ऑप्शन, विवाह स्त्री को एक ऐसे घर परिवार का हिस्सा बना देता है जिसमें सर्वथा लोकोत्तर अनुभव होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है।
आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम इसके बाद अगली प्रश्नोत्तरी यूथ के प्रैक्टिस सेट पुनः जल्द ही लेकर आएंगे, क्योंकि 11 एग्जाम से पहले पहले हम पूरी यूथ प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे, जिससे कि आप एक सरसरी निगाह से भी देखते जाइएगा। आइए हम आगे चलते हैं। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जाने जैसी छोटी छोटी बातों में अक्सर पति के रोक टोक के कारण स्त्री विरक्त हो जाती है। कौन सा कथन सही है पूछा है। बी, घर के बाहर भीतर पति के माता पिता के व्यवधान डालने के कारण स्त्री विरक्त हो जाती है। सी, घर के बाहर भीतर आने जाने जैसी छोटी छोटी बातों पर सास ननद के प्राय टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है। डी, स्त्री के घर के बाहर भीतर आने जाने जैसी सामान्य बातों पर कभी कभार टोकने पर स्त्री विरक्त हो जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रश्नोत्तरी हम कल लेकर आते हैं। 11 एग्जाम से पहले हम आपको संपूर्ण यूथ प्रैक्टिस सेट करा देंगे। इसके बाद हम पीजीटी टीजीटी के लिए जितने भी हमारे पुस्तक हैं, हम उन सबका अध्ययन आपको कराएंगे। इसके बाद व्याकरण लाइव हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।